अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को रमज़ान मुबारक। मुझे पता है कि आपने अभी रोज़ा खोला है, जस्ट आप बता रही थी, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च कराऊंगा। नहीं और नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ सर। और आजकल तो वो रोजे अच्छे खजूर जा तो रहे दिखा हैं। दिया, जो खजूर खजूर खा तो रही थी। खा अच्छा, लिया वो सूट दिया। दूसरे को। अच्छा, तो वो लेकिन ये है कि आजकल रोजे जरा हमें लगा आसान कि लग। हम लोग वर्चुअल वो कर लेते हैं इफ्तारी। अच्छा, नहीं नहीं वो आप मुझे पहले बता देते तो मैं जरूर ले आती साथ में। लेकिन ये कि हाँ, आजकल रोजे थोड़े आसान है क्योंकि बारिश वारिश हो रही है, मौसम ठीक है, बहुत गर्मी नहीं है, तो गुजारा हो जाता है। अभी हमारे यहाँ बस आपके साथ बात करने से कुछ ही देर पहले जो है वो अजान हुई है और हम लोगों ने रोजा खोला है। तो हम लेकिन बात करेंगे सर आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और उनका कहना है कि वो वापस अफगानिस्तान भी जा सकता है, यूएस, और उसकी रीजन जो है वो चाइना है। मतलब इसमें अफगानिस्तान के बीच में चाइना का क्या उन्होंने कहा है, वो आप कैसे देखते हैं इस न्यूज को? हाँ, वो मैंने देखा, वो स्टेटमेंट आपने फॉरवर्ड किया, मैंने पढ़ा भी उसको। तो उनका जो रेशनल है वो ये है कि जो ये बागराम एयर बेस है वो उसको हम्म। अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि अपेरेंटली वहां से कुछ ही दूरी पे चाइना के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो उसको लूज नहीं करना चाहते। हालांकि बागराम जो एयरबेस था वो बनाया यूएसएसआर ने था, और उसके बाद वो उसको छोड़ के चले गए थे, बिकॉज की दे वर आल्सो फाइटिंग द अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अब ये तो हिस्ट्री हैज टेकन अ 1/4 सर्कल कि एक समय यूएसएसआर वांटेड टू यूज इट अगेंस्ट अमेरिका, एंड नाउ अमेरिका वांट्स टू यूज इट अगेंस्ट चाइना। तो पर आप पुतिन साहब के साथ कोई डील भी हो सकती है इस मामले में, क्योंकि जो देखिए यूक्रेन में जो डील, यूक्रेन के लिए जो डील हुई है सऊदी अरेबिया में, उसका जो एप्लीट्यूड है, उसका जो कैनवास है, वो कितना बड़ा है ये आप सोच नहीं सकती। उसमें क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं ये आप सोच नहीं सकती हैं। तो ये एक डील हो सकती है कि भाई अगर आप यूएसएसआर को या रशिया को चाइना से दूर रखना चाहते हैं हम्म। और वो चाइना के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक रूल हो सकता है कि भाई ठीक है, वी आर गेटिंग यू। यूक्रेन को जिस तरीके से उन्होंने दरवाजा दिखाया, उससे तो बात तय है कि वो प्रो पुतिन तो साउंड कर ही रहे थे। तो और इस बार भी इसी स्टेटमेंट में भी उन्होंने पुतिन साहब की कोई बहुत बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जब हम अपना पूरा का पूरा इक्विपमेंट वहां छोड़ के आए हैं, इसको देख करके, चूंकि वहां पे हम अफगानिस्तान में अब रहे नहीं, तो जैसे ही हम वहां से खाली किए यूक्रेन में वो घुस गए। उनके कहने का मतलब था कि अगर हम अफगानिस्तान में अपनी इन सारी आर्टिलरीज और जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ अगर हम अफगानिस्तान में रहते, तो परहैप्स रशिया वुडंट हैव क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर विद यूक्रेन। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, विच साउंड्स प्लॉजिबल ऑल्सो। तो पॉइंट ये है आरजू जी की वो कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे। 4 से 5 हजार जो हमारे सोल्जर्स हैं वो रहेंगे आपके इस बागराम बेस पे, और कहीं नहीं जाएंगे। वी विल ओनली बी इन द बागराम बेस। मेरे ख्याल से ये भी पर्पस होगा कि उनका कहना है कि जो हमने इतने सारे टैंक्स, मिसाइल और दूसरे जो इक्विपमेंट्स छोड़ दिए हैं वो हमको वापस चाहिए। सो बिकॉज कि हो सकता है ये पाकिस्तान को भी खुश करने की कोशिश हो रही हो, यू नेवर नो। पाकिस्तान से भी डील हुई हो, सऊदिया ने कहा है कि ठीक है भाई, बिकॉज पाकिस्तान इज लिटरली टायर्ड ऑफ टीटीपी, और टीटीपी और जो टीटीपी को इस समय पूरी की पूरी शेल्टर मिल रही है, या उसको जो बैकअप मिल रहा है अफगानियों से मिल रहा है, और अफगानिस्तान की ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है इन इक्विपमेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। तो उसको देखते हुए एक बहुत कुछ डील हो सकता है, बट यू नेवर नो कि रीज़न क्या है। बट हाँ, वो अगर जा रहे हैं तो उसमें रशिया से भी उनकी एग्रीमेंट होगी ही, क्योंकि रशियंस कभी नहीं चाहेंगे कि उनके द्वारा बनाया गया एयरबेस पे अमेरिका बैठे। बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर गिव एंड टेक जो कि यूक्रेन के संदर्भ में हुआ है। अब वो तो बातें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी जी। लेकिन सर यूक्रेन का आपने नाम लिया तो वहां तो उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो डील साइन करने के लिए तैयार हैं, जिस डील को साइन करने के लिए वो पहले भी गए थे, लेकिन वहां से डांट शाट खा के बाहर निकल गए। तो फिर अब वो दोबारा उस डील को साइन करने के लिए तैयार है। कुछ बेहतरी आपको दिखाई दे रही है कि कुछ दोनों के, अमेरिका और यूक्रेन के रिलेशन में कुछ बेहतरी आएगी? आपको लगता है कि नहीं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी टफ तरीके से या काफी सख्ती के साथ उनसे बात करेंगे?
देखिए प्रेसिडेंट पुतिन को मैं सुन रहा था और एक अभी आज मेरे पास एक वो आया था, क्या कहते हैं, प्रोग्राम, उनका 2 मिनट का टॉक था, क्या नाम है, पुतिन साहब का, किसी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने उस पे बोला कि हम और यूक्रेनियन एक लोग हैं, और यूक्रेन में ये जो नेशनलिज्म है जिसने रशियंस को अपने से अलग कर दिया या वो अपनी रशियन आइडेंटिटी को मानना नहीं चाहते, ये एक दुर्भाग्य की बात है। तो पॉइंट ये है कि मैं उनको समझ सकता हूँ कि वो जो फीलिंग रखते हैं यूक्रेन को लेकर के, उसको उन लोगों को अपना मानते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म है यूक्रेन में, उसने अपनी रशियन आइडेंटिटी को मिटाने का प्रयास किया है, एटलीस्ट बकौल राष्ट्रपति पुतिन। तो पॉइंट ये कि अगर वो रशिया जो है वो पीस सू करना चाहता है, जब पूछा गया था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ज़ेलेंस्की से बात करें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम ज़ेलेंस्की साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइड। वो ये 2023 की बात है, ये सॉरी 2021 की बात है, जब उन्होंने इन्वेजन नहीं किया था यूक्रेन का। तो अब यूक्रेन के पास क्या पॉसिबिलिटी है? उनको स्टारमर साहब गले तो लगा सकते हैं, पर पैसा तो नहीं देंगे ना, और पैसा अगर स्टारमर साहब दे भी दें, कितना देंगे? उनको आदमी कौन ला के देगा? ये यूरोप अकेले नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं आपसे बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे खत्म हो जाते हैं। इंडिविजुअली वो कितना दे देंगे और कब तक दे पाएंगे? उनके यहाँ खुद ही जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो दे कैन फील कि उसकी जो लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब फिर से विंटर आने वाला है, अरे विंटर जाने वाला है तो थोड़ा सिचुएशन बेहतर होगा, लेकिन फिर से वो अगर ऑयल की कॉस्ट और गैस की कॉस्ट नहीं घटी तो दे आर हैविंग अ वेरी टफ टाइम फॉर देयर नॉर्मल पीपल। तो इसलिए उनके ऊपर भी दबाव पड़ा ज़ेलेंस्की साहब के। उनको समझ में आ रहा है कि विदाउट अमेरिका ये लड़ाई कभी भी रशिया और यूक्रेन की नहीं थी, ये लड़ाई हमेशा से रशिया और यूएस बैक्ड नाटो की थी। नाउ यूएस हैज बैक्ड आउट ऑफ द नाटो फ्रॉम बैकिंग इट, सो द वॉर हैज प्रैक्टिकली बीन ओवर। वॉर हैज लिटरली बीन ओवर, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन सर यही अमेरिका जो है वो हमें, अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक तरफ ज़ेलेंस्की साहब और कह लीजिए कि रशिया के साथ कोई और तरह का बिहेवियर है, लेकिन अगर हम इजराइल की तरफ देखें तो इजराइल को तो वो अभी भी फंड कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी $12 बिलियन की बात की है और $4 बिलियन के एग्रीमेंट के पास साइन भी कर दिया है, जो कि डेफिनेटली वेपन्स लेने के लिए। तो ये सर दो तरह का काम कैसे अमेरिका कर सकता है कि एक तरफ जंग रुकवा रहा है, दूसरी तरफ जंगी हथियार दे रहा है? मुझे तो नहीं कोई इसमें सिमिलैरिटी दिखता है। यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट एक अलग है, और इजराइल और अरब या पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कहना, तो अरब कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बचा वो। इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट देखना एक दूसरी बात है। इजराइल पूरे दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसको अपनी सर्वाइवल का क्वेश्चन है। इजराइल खत्म, जूस खत्म, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर अरब कंट्रीज मिलकर के पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देना बंद कर दें, जो वो नहीं भी दे रहे थे, बहुत कम ही अरब कंट्रीज पैलेस्टीनियंस को कोई किसी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। ईरान बैक सपोर्ट था। अब ईरान के खत्म होने की वजह से, क्योंकि देखिए हाउ मेनी कंट्रीज, किसने कहा कि डेथ टू यूक्रेन? कोई रशियन नहीं कहता कि हम यूक्रेन को खत्म कर देंगे और एक एक यूक्रेनियन को गिन गिन के मारेंगे। बट डेथ टू जूस, डेथ टू इजराइल इज अ नॉर्मल वॉर क्राई बाबा। तो पॉइंट ये है कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि तुर्की को तो डेथ नहीं कह रहे हैं। तुर्की भी तो सेंट्रल एशिया के लोग बैठ करके अरब कंट्री पे, अरब लैंड पे बैठे हुए हैं, कुर्दों का जमीन लेकर बैठे हुए हैं। कुर्दों के लिए किसी के छाती में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि कुर्द अपने आप को उस तरीके का मुसलमान नहीं बताते हैं। लेकिन मतलब अगर आपको लड़ना है, अगर आप फेयरनेस की बात करेंगे, तो मैं ये पूछता हूँ कि तुर्की भी तो कुर्दों के लैंड पे बना है, उसको लेकर के क्यों नहीं किसी की छाती में दर्द होता है? सिर्फ पैलेस्टीनियन को लेकर के ही छाती में दर्द हो रहा है। उसके बाद यमन और सऊदी अरेबिया में लड़ाई हुई था, उसको लेकर के क्यों नहीं छाती में दर्द हुआ? तो देखिए ये कंपैरिजन ठीक नहीं बनता। रशिया अरे अमेरिका इज अ गारंटी फॉर इजराइल्स एग्जिस्टेंस। वो ये नहीं करे कि आप जाके लड़ाई लड़ो, वो कह रहे कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि कल को आपके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ईरान की पावर ड्विंडल हुई है, जिस तरीके से ईरान वीक पड़ा है, जिस तरीके से ईरान इवन जो एक रिलीजियसली इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था, वो भी धीरे धीरे पकड़ उनकी कमजोर हो रही है।
तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वॉर की बात करने वाले हैं या किसी तरीके का वॉर छिड़ सकता है फिर से हमास या हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का। वो तो अभी 3-4 साल 5 साल लगेगा उस तरीके का फोर्स या स्टीम पैदा करने में, बिकॉज सीरिया में भी नई गवर्नमेंट आई है, असद साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है, और ये जो गवर्नमेंट आई है इसको सीरिया को अगर रिबिल्ड करना है तो दे नीड द कोऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया स्पेशली। तो बिना इसके ये कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये कि अगर वो सीरिया को अगर एक तरीके का वो बना दे कि आतंकवादियों के लिए एक तरीके का वो ग्रिप सेफ प्लेस बन जाए, तो वो फिर सीरिया का कंस्ट्रक्शन कभी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक कि दीज आर द सेल्फ डिफेंस वेपन, कंपैरिजन नहीं है। हम समझ सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इसमें से देखा जाए तो आप उसको कुछ करती है, बट मैं वही कहूंगा कि जो इजराइल के लिए लड़ रहा है फिर उसको कुर्दों के लिए भी लड़ना चाहिए, फिर उसको बलूचों के लिए नहीं। लेकिन सर वो बात आपकी ठीक है बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि फिर तो किसी के लिए भी उठना चाहिए, लड़ना चाहिए, चाहे वो बलूच हो या कुछ। लेकिन सर जंग तो रुकनी चाहिए ना। अगर जंग जो है वो रशिया यूक्रेन के रुके तो फिर जंग जो है वो फलस्तीन या हमास और इजराइल की भी रुकनी चाहिए। उनका भी कोई एक बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए कोई हल होना चाहिए। देखिए फलस्तीन और इजराइल की जंग तो हमेशा से रुक जाती है अगर ईरान उसको सपोर्ट नहीं करता। ये तो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, प्लस ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी है। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में बैटल आइडियोलॉजिकल था, नेशनलिज्म वर्सेस रशियन आइडेंटिटी को लेके। तो अलग अलग कॉजेस की वजह से अलग अलग आर्म कॉन्फ्लिक्ट हैं। सारे कॉन्फ्लिक्ट को एक पेंट और ब्रश से नहीं, मतलब यू कैन नॉट पेंट इट विद द सेम एंड अ सिंगल ब्रश। They have a different stroke, they have a different texture, they have a different color, and therefore there is no comparison between them. They are जिसे कह लीजिए कि conflicts, but वो एकदम सेम है, आइडेंटिकल है नहीं है। जैसे ये एक रिलीजियस इशू है, पॉलिटिकल इशू है, टेरिटोरियल इशू है, जो आपका अब जैसे अगर सारा का सारा इजराइल कल को मुसलमान बन जाए, लेट्स अज्यूम सारे यहूदी मुसलमान बन जाते हैं, ये लड़ाई आप देखिए बंद हो जाएगी। तो पॉइंट ये कि क्योंकि मैंने आपको तुर्कों का एग्जांपल दे दिया, तुर्क बैठे हुए हैं भाई तुर्की में। तुर्की जो है वो अरब के लैंड पे है। ऑटोमन एम्पायर में ये सेंट्रल एशियन के लोगों ने जाकर के उस्मान के नाम पे ये ऑटोमन एम्पायर बनाया था। उसको किसी ने नहीं बोला कि निकल जाओ, उसको कोई नहीं कहता कि तुम कुर्द यहाँ के लोकल है उनकी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए इट्स नॉट रियली कंपैरेबल थिंग जी फ्रॉम माय। सर नहीं झगड़ा खत्म होगा अगर सारा का सारा इजराइल मुसलमान हो जाए, फिर वो शिया सुन्नी और दूसरे कई बरेलवी और पता नहीं क्या क्या उसमें लग जाएंगे, क्योंकि वो अगर लड़ना ही है तो फिर कोई ना कोई रीजन तो निकल ही आएगा। वो लड़ाई भी बिल्कुल होगी, मगर मान लीजिए सारे सुन्नी हो जाएं तो कंपैरेटिवली लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये था। ऐसे तो मिडिल ईस्ट में आज तक पीस नहीं आया ना। मिडिल ईस्ट तो लड़ ही रहा है, यमन सऊदी अरेबिया से लड़ रहा है, सीरिया लड़ रहा है, आपस में गृह युद्ध भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट मेरे कहने का मतलब था कि इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर बंद हो जाएगी। इट माइट टेक अ डिफरेंट फॉर्म, सिविल वॉर हो सकता है, सेक्टेरियन वॉर हो सकता है। अगर क्यों हो जाए सर, वो क्यों वो कन्वर्ट हो जाए, ये क्या ना वो यहूदियों के प्रति जो गलत है, डेथ टू जूज और ये सब चीजें तो निकल रही है ना। पॉलिटिकल वॉर तो नहीं है ये सिर्फ। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आपका चैनल है, फिर कभी हम बात करेंगे इसको। सो लेट्स स्टॉप इट हियर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम बात फिर आ जाए ट्रम्प साहब की तरफ, तो इस रीजन में जहां पर हम लोग हैं, जहां पर हिंदुस्तान है, जहां पर पाकिस्तान है और दूसरी बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर आपको ट्रम्प साहब की पॉलिसीज क्या दिखाई दे रही है कि कैसी होंगी? आई डोंट थिंक ट्रम्प साहब की कोई पॉलिसी एज सच है। ही इज वेरी एसेंट्रिक। कोई पॉलिसी नहीं है भाई, वो सबको चमका रहे हैं, सबको शॉक कर रहे हैं। तो द ब्यूटी ऑफ मिस्टर ट्रम्प इज दैट ही इज अगेंस्ट डीप स्टेट। डीप स्टेट हैड अ पॉलिसी। अब वो पॉलिसी जब डीप स्टेट को ही डिसमेंटल कर दिया उन्होंने, तो अब कोई पॉलिसी तो रही नहीं। अब अगर क्या पॉलिसी है? इजराइल के प्रोटेक्शन की पॉलिसी है। अब अमेरिका वॉज अ स्टॉन्च एनिमी, जिसे आपकी जबान में यानी कि उर्दू भाषा में कहा जाए तो आप कहेंगे हमारे हरफी दुश्मन। तो जो हरफी दुश्मन रशिया था उसके साथ तो वो पीस कर रहे हैं आजकल। पुतिन के वो सबसे बढ़िया मित्र बने हुए हैं, राष्ट्रपति पुतिन साहब के। तो ये तो पॉलिसी शिफ्ट है ना, आप समझ रही हैं। इससे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट क्या हो सकता है कि पुतिन साहब के लिए, रशिया के लिए अमेरिका यूक्रेन से लड़ रहा है, और इतने साल तक यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका के बलबूते चल रही थी। तो इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट। तो व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब? नो वन नोज। ही इज एसेंट्रिक, अनप्रेडिक्टेबल एंड डेफिनेटली अनकन्वेंशनल।
लेकिन सर अफगानिस्तान और चाइना तो अभी भी उनके लिए मुश्किल ही साबित होगा। 20 साल वो अफगानिस्तान में रहे, उनकी फौजें रही, वो लड़ते रहे, क्या कुछ होता रहा। उसके बाद वो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जूते छोड़ के भागना, तो ये हथियार छोड़ के भागे। नहीं और देखिए वही हाल ये चाइना ने इनका कर रखा है। चाइना भी किसी तरीके से इनके काबू तो नहीं आ रहा है, ये लाख चाहे। ये तरीका ठीक नहीं। ये वही बात हो गई कि हमने यूएसएसआर को हरा दिया, हमने सुपर पावर को हरा दिया, लेकिन जी तालिबान इन्होंने बनवाया था, हमारी गलती नहीं है। यूएसएसआर को हराने का क्रेडिट भी लेना है और दी तालिबान हमने नहीं बनाया था, ये हमारे मुंह में जबरदस्ती डंडा डाल करके तालिबान बनवा रहे थे। ऐसे नहीं होता ना। या तो ये कहे कि फिर हमने नहीं, ये रशिया, अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर यूएसएसआर को हराया। अगर आपको यूएसएसआर को हराने का क्रेडिट लेना है, वर्ल्ड पावर को हराने का क्रेडिट लेना है, तो फिर बोले तालिबान हमारा क्रिएशन था, हम तो खुश हो रहे थे। आपके यहाँ पे अगर मंदिर बनवाने के लिए यूएसएस अमेरिका पैसा देता, गिरजाघर बनवाने के लिए पैसा देता, तो आप बनवाने देते इतना आसानी से? हाय तौबा मचा देती है आपकी गवर्नमेंट। लेकिन तालिबान आप बनवाना चाहते थे, अंदर से दिल भी खुश हो रहा था आपका कि तालिबान बन रहा है, हमारी आइडियोलॉजी फैल रही है। अपने बच्चों को ये भी पढ़ाना है कि हमने जो है वर्ल्ड पावर्स को हराया हुआ है, उसके बाद ये भी कहना है कि तालिबान हमने नहीं बनाया। ये तो दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे चल सकता है ना। खैर एनीवेज, तो वो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो वहां से भागे, वो उनका अफगानिस्तान में घुसने का कभी इरादा नहीं था। अगर आप ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली अगर एनालाइज करें, ये जब हुआ 9/11 के पहले दोनों जो तालिबान के नेता थे, जो मंत्री थे रिगार्डिंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो गए थे अमेरिका में, मीटिंग हुई थी कि कैसे बिजनेस को हम लोग आपस में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बुश साहब ने आपके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू मुल्ला उमर को बुलवाया था कि भाई हमें दे दो ओसामा बिन लादेन, हम आपके ऊपर अटैक करने में धेले भर का इंटरेस्टेड नहीं है। पर चूंकि मुल्ला उमर साहब ने शायद ओसामा बिन लादेन साहब की बेटी से शादी की थी या आपस में कुछ था, उनका रिलेशनशिप था, उस वजह से उन्होंने नहीं दिया। तो अमेरिका मजबूरी में गया। भाई अमेरिका क्या उनके मिनरल चुराने गया था? नहीं भैया, नहीं गया था वो। अब उसके बाद चूंकि उन्होंने अटैक कर दिया, तो उनके यहाँ पे एक पॉलिसी ये आई थी कि देखिए, आप अगर कहीं अटैक करते हो, इन्वेजन करते हो, रिजीम चेंज करते हो, तो फिर वहां पे आप सोशल ऑर्डर क्रिएट करके आओ, पावर वैक्यूम मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप पावर वैक्यूम छोड़ोगे तो आईएसआईएस टाइप की फोर्सेस जन्म लेंगी, जो कि दे विल बी मोर इनमिकल टू अमेरिका एंड अमेरिकाज इन एक्सटर्नल इंटरेस्ट। तो फिर उनको वहां पे रहना पड़ गया। उनका पहला जो अटैक था तालिबान पे, इट वाज ऑल एरियल, दे डिड नॉट लैंड देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने सिर्फ हवाई बमबारी करके ही काबुल पे से तालिबान को पीछे धकेल दिया था। उसके बाद वो इराक में घुस गए, और उसके बाद जब वो इराक में घुस करके सब कुछ किया, तब उनको पता चला कि सेकेंड सर्ज ऑफ तालिबान वापस से टेक ओवर ले गया है। तो उनको पता चला कि भाई अफगानिस्तान को आप पावर वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते। देन दे सेंड देयर ट्रूप्स नेटो के उसमें जाकर के, कि फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई लड़ी और तालिबान को वहां से खदेड़ा। मगर उसके बाद वो रुके क्यों वहां पे? वो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड ला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, 2 इलेक्शन करवाए, गनी साहब की सरकार आई, उसके बाद अब्दुल्ला साहब की भी उस सरकार में पार्टिसिपेशन हुई, डिफरेंट फैक्शंस को पार्टिसिपेशन दिया गया, अमरुल्लाह सालेह साहब को पार्टिसिपेशन दिया गया, ताजिक को पार्टिसिपेशन दिया गया, कजाक को दिया गया, पश्तून को दिया गया, सबको दिया गया, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो वो वहां कोई पैसे तो नहीं, उनका तो लग रहा था। उन्होंने आज ही यही स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान इतने दिन से, और आज भी अगर टिका हुआ है, तो यूएस एड से जो पैसा जाता है उनको, एड के फॉर्म में डॉलर, वही उसी की वजह से वो टिके। और वो बात सच भी है, क्योंकि क्या है, रेवेन्यू है भाई, कुछ आपका बिजनेस हो ही नहीं रही है, इन्वेस्ट हो नहीं रही है, तो अफगानिस्तान में पैसे कहां से आ रहे हैं? उनके सारे के सारे जो इंटरनेशनल एसेट है वो फ्रोजन है। तो यूएस एड से पैसा जा रहा है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है आज की डेट में अफगानिस्तान में। बच्चे छोटे छोटे भोजन नहीं मिल रहा है उनको। महिलाओं की दशा क्या है आपको पहले ही पता है, उनके ऊपर सारी प्रतिबंध लगा दिया गया। वो रोड पे नहीं आ सकती, वो खिड़की, आप अगर महिला है और आप कोई पुरुष है, तो एक खिड़की आप एक दूसरे के घर में नहीं खोल सकते। तो वो तो ये कह रहे कि भाई जब हमने उनको एड दिया है, हमारे एड से अगर तुम चल रहे हो, तो फिर बागराम जो एयरबेस है उस पर हमें दो कंट्रोल, ताकि हम चाइना के ऊपर कंट्रोल रख सके। जो भी उनका आर्गुमेंट है या कुछ और भी है, ये तो उनका स्टेटमेंट है विच हैज कम इनटू द पब्लिक, बट उसके पीछे का रेजों दे एत्र तो हमें पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे, इसलिए कि जाहिर है सर, जब अमेरिका का जब तक अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो ना तो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। अगर वो किसी को फंड भी दे रहे हैं तो, या मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका अपना ही कोई मतलब होता है, तभी होता है। और ये एक कौन ऐसा आरजू जी जो आपके मतलब के लिए काम करता है यार? मैं यही कह रही हूँ, नहीं मैं भी तो यही कह रही हूँ सर, के जाहिर है, लेकिन ये चीज जो है ये हमें समझनी होगी, और उन कंट्रीज को भी जो अमेरिका से या चाइना से किसी से भी फंड लेते हैं,
कि आखिर में वो किसी ना किसी मतलब के लिए दे रहे हैं, तो ये ना समझे कि वो हमारे दोस्त हैं हमारा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू। आपको रमजान मुबारक फिर से। थैंक यू सर। अभी बहुत दिन है, 28 रोजे रहते हैं सर। कुछ रोजे तो मैं भी रख ही रहा हूँ। मैं तो सुबह, आज मैंने खाना खाया 5 बजे, कुछ खाया ही नहीं था मैंने सुबह से। तो मैं तो अक्सर ही, उसको उपवास कहते हैं हमारे यहाँ। सर आप तो शो में भी खाते रहते हैं, तो आप पता नहीं कौन से टाइम पे रोजे रख रहे हैं, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं मान आपका लेती शो हूँ। हमेशा शाम को होता है आरजू जी, आप भी 5 बजे खोल देती हैं। आप क्यों ऐसे कर रही हैं? आपको AKW कब दोपहर में हमने आपके साथ शो किया है? आप सर किसी भी टाइम पे होते हैं, आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आप कहाँ से रोजे नहीं रख रहे नहीं, हैं। सिर्फ शाम को, क्योंकि मैं अक्सर भूखा रहता हूँ। शाम को आके आप खाना भी नहीं खाने देंगे आरजू जी, ऐसा नाक, मतलब कोमल काफरी ने तो रगड़ दो इस बेचारे को। ओफो, इतनी नफरत कोमल काफरी से कि कोमल नहीं नहीं, काफरी हमें तो हमें हमें बिल्कुल नफरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।